Hello friends, let's continue our geography from Lucent. और लास्ट जो हमने देखा था वीडियो में दैट वाज रिलेटेड टू द इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी में हमने देखा कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फिजियोग्राफिकल एरिया में। एंड हिमालय को ऐसे ही कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, आइदर इट इज़ लॉन्गिट्यूडनली और अ रीजनल डिवीजन। लेट्स कमिंग टू द क्लाइमेटिक डिवर्सिटी। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी? बोला क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, कॉन्टिनेंट के साइज का, महादेश के साइज का ये जो कंट्री है, यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस रहते हैं। और ये रीजनल वेरिएशंस आप देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द कंट्री स्पेशली इन द नॉर्दर्न हैज़ ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। प्लस जब आप प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो यू विल सी देयर इज़ अ मेरीन टाइप का क्लाइमेट होते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया जो आपका कोस्ट का एरिया है वहाँ पे मोर इक्वेबल क्लाइमेट है, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में। जबकि इन माउंटेनियस एरिया एल्टीट्यूड जो आपका हाइट है और एल्टीट्यूड है दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होती जाएगी, वो उतनी ही ठंडी हो जाएगी। आप जाओ लेह लद्दाख में यू विल फील द व्हाट इज़ कोल्ड। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब रेनफॉल में भी डिफरेंसेस है। एक तरफ जहाँ थार मरुस्थल में बारिश नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ मासिकराम या मेघालय का रीजन में बारिश ही बारिश है। फिर ये कह रहा है कि इन द जून द हाईएस्ट टेम्परेचर इन राजस्थान के चूरू में, एनसीईआरटी चूरू बोलता है, मे गो अप टू 55 डिग्री सेल्सियस। वहीं द्रास और कारगिल में देर इज़ अ नाइट टेम्परेचर विच इज़ अराउंड -45 टू -50 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंडी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस का अराउंड। ठीक है, अब मासिकराम एंड चिरापुंजी जो मेघालय में हैव ए एनुअल रेनफॉल ऑफ अराउंड 11873 mm, जिसको हम 467 इंच भी कहते हैं। और वहीं चिरापुंजी में इट इज़ 11430 mm। बट वहीं थार डेजर्ट में आपका रेनफॉल है विच इज़ एनुअल रेनफॉल लेस देन 500 mm। 500 और 11,000 कितना डिफरेंसेस है। सो दीज डिफरेंसेस फाइनली changes the people way of life, people dietary habits and vegetation। और मतलब वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो लाइफ है, वो इन सब से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। फिर एक पॉइंट ये दे रहे हैं कि along the Malabar coast the annual range of temperature is about 3 degrees Celsius, but it is 20 degrees Celsius in Hisar, Ambala and other parts of the interior। कहने का क्या मतलब है, देर आर टू टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। अगर हम देखे जाएँ सी कोस्ट के हिसाब से, तो जो सी कोस्ट के पास है दैट विल बी मेरीन क्लाइमेट। अब मेरीन क्लाइमेट में टेम्परेचर एनुअल जो रेंज है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का दैट इज़ डिफरेंस इज ओनली 3 डिग्री सेल्सियस। वहीं आपका जो एरिया है, जो नॉर्दर्न एरिया है, जो समुद्र तट से दूर है, वहाँ पे आप टेम्परेचर डिफरेंस देखो 20 डिग्री सेल्सियस का है। कहने का मतलब है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस ठंडी के दिनों का टेम्परेचर है तो गर्मी के दिनों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट शो कि यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। थोड़ी कहानी आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर सम फैक्टर्स जो भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो लोकेशन एंड रिलीफ है और दूसरा एयर प्रेशर एंड विंड का सिस्टम है। इसको आप मानसून बोल सकते हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हैं साइक्लोन। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट लोकेशन एंड रिलीफ। अब हम यहाँ देखते हैं लोकेशन और रिलीफ। इसमें क्या बात करना चाहता है? इसमें ये बात करना चाहता है लैटिट्यूड के बारे में। कौन सी लैटिट्यूड? तो भारत के नक्शे को जब आप देखेंगे सो यू विल सी कि देयर इज़ ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज़ द नॉर्दर्न एक्सट्रीम ऑफ सन्स मूवमेंट। इसके ऊपर सन का मूवमेंट नहीं होता है, मतलब ये जो रीजन्स है इसके ऊपर दे विल ऑलवेज गेट द सन रे इन स्लैंट फॉर्म। अब स्लैंट फॉर्म में मिलेगा तो इंसोलेशन भी डिफरेंस हो गया, इंसोलेशंस इनकमिंग सोलर रेडिएशन डिफरेंस हो गया। ये इंसोलेशन फाइनली चेंज होता है टेम्परेचर में। सो ये एक रीज़न है कि इसके ऊपर का जो एरिया होता है स्लाइटली ठंडी होती है। धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाओगे और यू विल सी कि हिमालय है, फिर उसके आगे आप फिर नॉर्दर्न एरिया, ये सब धीरे धीरे ठंडी होती जाती है क्योंकि वहाँ सन के रे का भी मूवमेंट है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कहना चाह रहा है, लैटिट्यूडनल
वैसे ही दक्षिण भारत में आप देखोगे कि 8 डिग्री 4 मिनट पे, जब यहाँ पे 8 डिग्री पे, तो यहाँ पे भी देर आर सम डिफरेंसेस। ये दिस इज़ क्लोज टू द इक्वेटर, 0 और 8 में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है। और यहाँ पे आप देखोगे इस रीजन में अंडमान निकोबार जो है 6 डिग्री के आसपास, वहाँ पे आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट टाइप का वो मिलेगा, हर रोज़ बारिश टाइप की। सो वहाँ जब अंडमान निकोबार में व्हेन पीपल गो आउटसाइड देयर होम, वो अपने बैग में दे कीप रेन कोट्स, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि कन्वेक्शनल टाइप के रेनफॉल हो सकते हैं, जल्दी गर्मी होगी और गर्मी से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। एंड दूसरा है हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज जो नॉर्दर्न इंडिया में आपका हिमालयन माउंटेन्स है, दैट इज़ द काउज ऑफ जस्ट जेट स्ट्रीम के मूवमेंट्स को ये रोकता है। दूसरा, नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तीसरा, ये जो एरिया है दिस इज समहाउ कंट्रीब्यूट टू दिस इज योर मॉनसून रेनफॉल्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है आपके इस एरिया को। लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेम थिंग है जो कोस्टल एरिया वाली हम बात करते हैं कि जो लैंड जहाँ पे ज़्यादा है उसे गर्म जल्दी हो जाएगा, जो वाटर है वो लेट से ठंडी, लेट से गर्मी हो गया। एंड देन इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ विंड। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज होता है जो लैंड से चलने वाली हवाएं होती हैं। आप देखोगे कि हाई प्रेशर एरिया होता है समुद्र में, कोस्टल एरिया में, वहाँ से विंड चलती है लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड जल्दी से गर्म होके उसकी हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती हैं और लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो दिन के टाइम में देर इज़ अ सी ब्रिज और शाम के टाइम में देर विल बी लैंड ब्रिज। डिस्टेंस फ्रॉम सी, दैट इज़ द रीज़न मैं अभी बोला कि कॉन्टिनेंटल एरिया चाहे वो मालाबार कोस्ट हो। अपर एयर सर्कुलेशन, दैट इज़ रिलेटेड टू द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम जो होता है इट कम्स एंड गिव यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एंटी साइक्लोनिक इफेक्ट होता है जो ठंडी के दिनों में आपके नॉर्दर्न इंडिया में आता है। और जब वो नॉर्दर्न इंडिया में आता है तो वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देता है और बारिश भी करता है, और वो आपके जो वीट्स होते हैं या वहाँ के जो फसल होते हैं उनके लिए अफेक्ट। थर्ड, पांचवा जो इन बोल है, छठा ये, दैट इज़ अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड का हमारा मतलब है कि नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में आपने सुना होगा। वी थिंक कि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। ऑब्वियसली डिक्लाइन तो होता है, बट कुछ इस जगह ऐसे हैं जो हिली स्टेशंस है, दे सी अ टेम्परेचर इन्वर्सन। ये क्या होता है? इन्वर्सन का मतलब ये होता है कि कायदे से अगर टेम्परेचर का हम नॉर्मल लैप्स रेट को फॉलो करें, 6.5 डिग्री सेल्सियस लॉस अगर 1 किलोमीटर पे होगा तो ऊपर जाते जाते वो ठंडक हो जाएगी। बट ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्सन एक फिनोमेना है, हम ठंडी के दिनों में तो ऊपर जाते हैं तो हमें गर्मी फील होने लगती है, ठीक है, और गर्मी के दिनों में जब ऊपर जाते हैं तो हमें ठंडी फील होने लगती है। द पार्ट ऑफ दैट, इट इज़ द पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, इसमें पढ़ने को है। तो ये एल्टीट्यूड ऑल्सो डिफाइन कि क्लाइमेट क्या होगा। दूसरा मॉनसूनल विंड्स, इसको आप प्रेशर एरिया से भी ले सकते हो कि दैट प्रेशर चेंजेस होते हैं, विंड डायरेक्शन इधर से चल रही है, कुछ दिनों बाद उधर से चलने रहेगी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि देर इज़ अ रीजन इन योर कंट्री विच इज़ नॉट रिसीविंग रेनफॉल, नॉट बिकॉज रेन इज़ नॉट रीचिंग, जस्ट बिकॉज इट इज़ ये इस तरीके से घुमा हुआ है कि इसके चारों तरफ उसके माउंटेन्स है या फिर विंड्स वहाँ तक जा ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये फिजियोग्राफिकल रीजन है, और ये आई विल रिमेंबर यू, मैं जब बताऊँगा तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा रीज़न ऐसा है जहाँ पे एग्जैक्ट दिख रहा है कि किस फिजियोग्राफी के कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। दूसरा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, हमने देखा कि ट्रॉपिकल टेम्परेट, तो टेम्परेट में आप देखोगे कि ऊपर के एरिया में जो होता है आपके वेस्टर्न साइड से जो आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, जबकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन ऑरिजिनेट होते हैं ड्यू टू द लो प्रेशर एरिया, दैट इज रिलेटेड टू योर प्रेशर डिफरेंसेस। सो क्लाइमेट के बारे में हमने इस फैक्टर्स को देख लिया। दूसरा हम ये देखेंगे थोड़ा सा अपने मानसून के बारे में। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज कि देयर इज अ मानसून, देयर इज अ विंड्स, some winds which are flowing from sea
ये जो है दिस इज सी एरिया, और सी से जब इधर जाता है तो ये यहाँ पे बारिश कर देता है। क्यों बारिश कर देता है? क्योंकि इट हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, लॉट ऑफ मॉइस्चर, और जब ये यहाँ पे जाता है तो इट गेट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे इसे मिलता है वेस्टर्न घाट, जो इसे बोलता है अब रुक जाओ यहाँ पे तुम, और रुकने के बाद यहीं पे ये कर देता है बारिश। ठीक है, और वहाँ पे अपनी सारी नमी को निकाल देता है। सो ये दिस टाइप ऑफ रेनफॉल मोस्टली ओरोग्राफिक रेनफॉल। जबकि अभी हमने पढ़ा था कि कहीं नॉर्थ में यहाँ पे अंडमान निकोबार एरिया में इक्वेटोरियल कन्वेक्शनल करंट के कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होते हैं। फिर हम साउथ वेस्ट मानसून को दो भागों में बांट देते हैं, एक अरेबियन सी जो इधर से जा रहा है, और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, यहाँ से जा रहा है दिस एरिया, ये दिस इज़ द अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे घूमती है। ठीक है, यहाँ से दिस वन ये ऐसे घूम रही है, ये भी एरिया वही है, घूम तो वहीं रहे हैं। और यही बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ पे मासिकरा में ये आपका बारिश करवाता है, और आपको फील होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। द क्लोज प्रॉक्सिमिटी सी इज़ ऑल्सो डिटरमाइनिंग फीचर्स। कुछ दिनों बाद अक्टूबर में आप देखोगे वो जो हम बात कर रहे थे साउथ वेस्ट मानसून का, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है आपके यहाँ ऑनसेट होता है जून में, केरला में जून में पहुँचता है, और धीरे धीरे वो बर्स्ट होके वो रेनफॉल करता है पूरे पार्ट में। and it determines that your economy, how your economy is going to perform this year. ठीक है, now this is your अक्टूबर के टाइम में चेंज होता है विंड डायरेक्शन में, और हवाएं लैंड से सी की तरफ आती रहती है, और कुछ पोर्शन जो है वो नमी को लेती हैं और ये कोरमंडल तट पे बारिश कर देती है, और इस बारिश से वहाँ के लोगों को मिलता है राइस खाने को। ठीक है, ये ठंडी के दिनों की कहानी है। फिर एक एरिया है दैट हेयर इट्स अ मैप, जो इस मैप में है व्हाट इट वांटेड टू शो द रेनफॉल रीजन। 400 mm से ज़्यादा जो बारिश हो रही है ये इस एरिया में है। ये कौन सा एरिया है? ये अरेबियन सी ब्रांच जब यहाँ पे जाता है और यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराता है तो ये बारिश कर देता है। वैसे ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब गारो खासो जयंतिया को यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे वो बारिश कर देता है। ठीक है, और ये भी इसी तरीके से यहाँ पे भी जाके अरुणाचल प्रदेश में भी ये बारिश करता है। तो ये सब जो रीजन है, उसके बाद 300 से 400 का रीजन, ये सब हाई रेनफॉल वाले रीजन है। तो यहाँ पे यू विल सी द ग्रीन लस क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी स्पॉट टाइप के रीजन हो गए ये सब। ठीक है, एंड दिस अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम मैप देखेंगे तो वी विल सी अ जियोग्राफिकल रिलीफ जो है किसी एरिया का कैसे डिटरमाइन करता है वहाँ के टेम्परेचर को। नाउ देयर यू कैन सी दिस इज़ जस्ट लाइक अ हॉकी स्टिक, दिस एरिया हॉकी स्टिक एरिया। ये जो एरिया है इसके आसपास में अच्छा खासा रेनफॉल हो रहा है 60 से 100 के बीच में, लेकिन इसके नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे 40 से 60 के बीच में हो जा रहा है। ठीक है, ये 40 से 60 के बीच में हो रहा है, और दिस 40 से 60 के बीच होने का रीज़न यही है कि ये जो ऐसा लोकेशन है कि जो हवाएं आ रही हैं वो या तो यहीं पे बारिश कर दे रही हैं, यहाँ पे पहुँच नहीं रही हैं। दिस एरिया ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र होता है आपका। ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन फर्दर आप जब मिट्टियाँ देखोगे तो इस एरिया को पहचानोगे। ये जो है ये थार मरुस्थल का एरिया है जहाँ पे भी बारिश काफ़ी कम होती है। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये दीज आर द रीजन्स वेयर which are determined by your geographical relief monsoon pressure system, this type. Now coming to the soil resources, कुछ soil resources की बातें कर लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बड़ी dominated part of your economy। ठीक है, अब ये कह रहा है कि soil जो है forms the upper layer of the earth crust capable of supporting life। तो हमने जब आपने पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें फिज़िकल ज्योग्राफी में देयर वाज अ पोर्शन ऑफ अर्थ जिसको हम बोले थे कि क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है, देन कोर होता है। एक क्रस्ट जो होता है इट इज़ द अपर पोर्शन। इस क्रस्ट के भी अपर पोर्शन में देयर इज सॉइल्स एंड विच सपोर्ट्स लाइफ। सो लाइफ ऑफ हुम? लाइफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, लाइफ ऑफ बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स विच सपोर्ट अदर लाइफ। एंड दिस इज मेड ऑफ द रॉक मटेरियल एंड ह्यूमस। ठीक है, रॉक मटेरियल जो है इट इज़ नॉन लिविंग थिंग, बट ह्यूमस इज जस्ट अमॉर्फस सब्सटेंस, ब्राउन अमॉर्फस सब्सटेंस। और ये जो बनाया जाता है इट इज़ थ्रू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच इज़ इन द सॉइल, ह्यूमस जो बनाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और द प्रोसेस जो है सॉइल फॉर्मिंग का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, पेड़ पौधे और एनिमल लाइफ या ह्यूमन लाइफ। बिकॉज अगर ह्यूमन लाइफ वहाँ पे है और वहाँ की मिट्टिया को हटा दे रहा है तो देर विल बी नो गुड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स। ये सो आई हैव अ फिगर फॉर यू, इसमें ये बोला है कि दिस इज़ हाउ द सॉइल, तो सॉइल के बारे में ये बात कर रहा है कि क्लाइमेट, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। पेरेंट रॉक को क्या डिटरमाइन करता है, किस कलर का होगा, क्या टेक्सचर होगा, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगी, कुछ मिनरल भी होगा या जस्ट ऐसे ही होगा। परमिएबिलिटी मतलब वाटर कितना नीचे तक जाएगी या जाएगी ही नहीं। अगर कोई इग्नियस रॉक है और उससे कोई मिट्टी बनी है तो ऑब्वियसली वो तो जाने नहीं देगी पानी को, वो वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो आपकी इग्नियस रॉक से बनी हुई जो मिट्टी है दैट विल बी not very much good for agriculture because it has no water holding capacity। क्लाइमेट की बात करते हैं अगर जलवायु की, तो टेम्परेचर, रेनफॉल, अगर कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली मिट्टियों का जो हार्ड ज़्यादा लेयर है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बारिश के साथ वो नीचे चली आएंगी या डाउन द स्लोप चली जाएंगी या फिर कहीं पे वो इरोड हो जाएंगी। वहीं ह्यूमस फॉर्मेशन की भी बात कर रहा है, तो जहाँ पे ठंडी एरिया होगी, कोल्ड एरिया, वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन में डिले होगा या ह्यूमस फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी या होगी ही नहीं। रिलीफ में देखो, अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ये जब आप सॉइल इरोजन पढ़ोगे, सो आई हैव अ फिगर, इसमें आप देखो कि द अल्टीट्यूड एंड द स्लोप, ये जो स्लोप है, दिस इज योर स्लोप, और इस स्लोप पे यहाँ पे जब बारिश और हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पे विड्थ है जो सॉइल का दैट इज़ वेरी लेस इन कंपेयर टू दिस एरिया। तो इस एरिया को हमने बोला कि देयर इज अ वेरी स्टीप स्लोप एंड वेरी लिटिल फिल्ट्रेशन, वाटर इरोड्स टॉप सॉइल, और दिस आर द पुअर सॉइल। जबकि ये जो सॉइल है वेयर डेप्थ इज़ वेरी गुड, दैट इज़ द ग्रेट सॉइल। और वो कहाँ पे होगी, दैट विल बी इन द फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड में जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है सॉइल्स का, दैट इज़ योर लैंड। फिर आया फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है, अमॉर्फस सब्सटेंस जो कि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टाइम या प्रोडक्टिविटी के लिए। टाइम जो है वो डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। एक सॉइल का प्रोफाइल क्या होगा, सो इन फैक्ट कि सॉइल का प्रोफाइल हम कहते हैं कि देयर आर सम प्रोफाइल OEAB, ठीक है। ये इस तरीके से सॉइल के प्रोफाइल्स होते हैं, और जो जितनी पुरानी होती है सॉइल्स उसके उतने ही क्लियर ये डिफरेंसेस दिख जाते हैं उस पर प्रोफाइल्स के, और जो नई होती हैं मिट्टियाँ उसके प्रोफाइल्स नहीं बने होते हैं, ठीक है। वी विल सी दैट कि क्या प्रोफाइल्स होते हैं। आई हैव सम स्लाइड्स फॉर यू। देखो दिस सॉइल लेयर्स जो हैं ये इसी प्रोफाइल की बात कर रहा है कि देयर इज़ O होरिजन जहाँ पे सबसे ऊपर ह्यूमस रहता है। कितनी दफ़ा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है किस ओरिजन में होता है। देन दिस इज़ द A होरिजन, दिस इज़ द टॉप सॉइल। E होरिजन, ये प्रोफाइल्स हैं। दिस प्रोफाइल डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम इट हैज़ बीन टेकन टू फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉइल्स, कितने समय मिले हैं इन्हें फॉर्मेशन में। कुछ मिट्टियाँ जहाँ पे आप देखोगे कि समय नहीं मिला, वहाँ पे क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है। तो ये दिस वेयर द सॉइल टाइप्स, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट आई हैव सॉइल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग मच टू से। अब भारत जो एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे नॉट ओनली फूड, राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमारे कपड़े भी वहीं से आ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ कॉटन। कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी पे होती है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। It also gives us firewood which is required for energy, timbers which is required for construction, rubber which is required for the other industrial activities, fibers which is required for the textile industry. वहीं food like milk, meat and eggs are obtained indirectly from the soil. कैसे? ग्रास कहाँ से मिलता है आपको, ग्रास वहीं से मिलता है, और वो ग्रास खा के आपके जो कैटल्स हैं वो आपको देते हैं मिल्क, मीट, एग,
फ्लावर्स, ग्रास, प्लांट्स एंड ट्री आर ऑल्सो ग्रोन आउट ऑफ सॉइल। ये तो कहानी ठीक है, सॉइल्स के बारे में आपने देख लिया कि एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड बहुत ज़रूरी है, बट देर आर इशू एंड दैट इशू इज सॉइल इरोजन। टॉप लेयर जो सॉइल का है, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द विंड एंड रेन, तो ये आसानी से नीचे की ओर चला जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। बेसिकली सॉइल जो है रिमूव किया जाता है दो पावरफुल एक्सटर्नल एजेंट्स, वीदरिंग एजेंट्स इसको बोलते हैं। वो क्या है? रनिंग वाटर एंड विंड। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहता है 8 ग्रुप में बांट दिया है हमने। जलोढ़ मिट्टी जिसको अलुवियल सॉइल, ब्लैक मिट्टी जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, रेड सॉइल जिसको हम रेड सॉइल ही कहते हैं, लैटराइट एंड लैटराइटिक मिट्टी, ये चेक कर लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, बलुआई मिट्टी जिसको बोलते हैं, सेलाइन, ऐसा लग रहा है कि नमक वाली कोई मिट्टी है, और अल्केलाइन भी वही हुई, फॉरेस्ट जो जंगलों में मिलती है, पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल, आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिंदी। ठीक है। हाउएवर इंडियन सॉइल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड। जब पढ़ने की बात आती है तो हम नॉर्मली अलुवियल्स, रेगुड जिसको हम ब्लैक बोलते हैं, रेड लाल और लेटराइट मिट्टी को पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो 8 डिवीज़न और 4 डिवीज़न हमने किया, बट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने 8 के अलावा उन 8 को यूएस यूनाइटेड स्टेट के जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उस हिसाब से नाम दे दिया। इंसेप्टी, इंटी, अल्फी, वर्टी, एरिडी, उलिटी, मोली, अदर्स। ये एनसीईआरटी से मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, और इसमें उन्होंने डिफरेंट परसेंटेज ऑफ देयर अवेबिलिटी दिखा दिया। 40% इन सेप्सीसोल्स। अब ये आप जब नॉर्मल आप मैप देखोगे तो यू रियलाइज कि ये किसका नाम हो सकता है इन सेप्सीसोल्स, जैसे मॉलीसोल्स, तो ये दिस इज रिलेटेड टू योर पीटी सोल्स। ठीक है, पीटी सॉइल्स आने दीजिए आगे, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। नाउ जो डिवीज़न है उस डिवीज़न में दैट व्हाट आई हैव, द फर्स्ट डिवीज़न जो हम देखेंगे कि अलुवियल सॉइल्स क्या आता है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड। देखो अब इंसेप्टिसोल्स वही था आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड। 40% ऑफ द लैंड एरिया इंसेप्टिसोल्स कितना कवर कर रहा था? 40%। इनफैक्ट जो इंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और पंजाब का जो प्लेन है, मेड अप ऑफ द दीज सॉइल्स एंड ब्राउट डाउन एंड डिपोजिट बाई 3 ग्रेट हिमालयन रीजन, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। ये वही बात जो हम कर रहे थे। थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंड टू द प्लेन्स ऑफ गुजरात। देखेंगे मैप पे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। दीज आर कॉमन इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और सूटेबल क्रॉप्स क्या होते हैं? खरीफ, जो कि आपके साउथ वेस्ट मानसून के साथ आता है। रबी क्रॉप्स, ठीक है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटती हुई मानसून के साथ होता है। और लाइक सेरेल्स, कॉटन्स, ऑयलसीड्स एंड सुगरकून। द लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली इज़ वेरी यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन। ठीक है, ये जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। सो यहाँ तो ऐसे कहानियाँ अच्छी लग रही है, बट लेट द ट्राई टू सी इट इन द पिक्चर कि क्या सीन क्या है। तो सीन ये है कि दिस इज़ योर मेजर सॉइल मैप, और इसमें जो ब्लू पोर्शन है, दिस ब्लू पोर्शन इज योर जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल्स। अब ये बोला है कि ये नैरो कॉरिडोर के थ्रू यहाँ से एक तो एक गुजरात एरिया में पहुँच जा रहा है, दिस इज़ कहीं है कहीं नहीं है, गुजरात एरिया में यहाँ पे पहुँच गया। उसके अलावा ये बोला है कि दिस ब्रह्मपुत्रा वाली जो रीजन है वहाँ भी ये पहुँच गए हैं, और सब मिला के ये टोटल 40%, इट्स अराउंड 40% जो है वो आपके सबसे ज़्यादा यही है, अलुवियल सॉइल है ये। इसको मैंने यहाँ लेके चलाया, ठीक है। एंड ये जूट कल्टीवेशन बांग्लादेश वाले या वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। बट जलोढ़ मिट्टी जब आप पढ़ रहे हैं तो जलोढ़ मिट्टी के अलावा थोड़ी सी इसमें कहानी और है कि ये जलोढ़ मिट्टी सिर्फ जलोढ़ नहीं होती है। अब जो हिमालय का आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, तो हिमालय का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है तो देर आर 3 लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ग्रेट हिमालय, आउटर हिमालय एंड इसके ऊपर ट्रांस भी है
4 in fact, ट्रांस, ग्रेट, आउटर एंड देन शिवालिक। और जब ये शिवालिक ख़त्म होता है तो देयर इज़ अ भाबर एरिया, जो ऊपर से नदियाँ जो आती है यहाँ पे लॉस्ट हो जाती हैं और फिर यहाँ से जब निकलती हैं तो दे कम टू द तराई रीजन। अब तराई का एग्जांपल मैं देता हूँ कि इट्स अ मार्सी एरिया। नेपाल का जो लुम्बिनी स्थान है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, इट वाज अ तराई रीजन, ठीक है। और तराई रीजन के बाद प्लेन, जो एक्चुअल प्लेन स्टार्ट होता है, तो उसमें आप देखोगे कि रिवर के पास में जो अलुवियल मिट्टी होती है ये खादर होती है। खादर इज न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है। और उसके आगे जो होगा, मतलब धीरे धीरे जब ये पुरानी होती जाएगी तो भांगड़ मिलेंगे। तो ये जस्ट ग्रामेटिकल आपका रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज आई थिंक दिस इज द बेस्ट पिक्चर टू अंडरस्टैंड कि जो नदी हर साल अपने साथ बाढ़ में जो मिट्टी लेके आ रही है, नई अलुवियल सॉइल, इसको हम खादर बोल सकते हैं। जबकि जो मिट्टियाँ धीरे धीरे पुरानी हो जा रही हैं और नदी के तट से दूर चली जा रही हैं, उसको हम बांगर बोल सकते हैं। बाकी अलग अलग नाम है डिफरेंट स्टेट में, कहीं बाल सुंदरी, कहीं खादर, कहीं भांगर, तो अलग अलग उस तरीके से आप देखेंगे जब स्टेट वाइज आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। सो ये आपने अभी देख लिया जलोढ़ मिट्टी को, इट इज़ 40%। नाउ रेगुर और ब्लैक सॉइल, द सॉइल्स आर ऑफ वोल्केनिक एरोजन। हमें पता है कि जो ये डेक्कन ट्रैप जो है ये उस रीजन की बात करेगा, मैं आगे आप पिक्चर्स में देखोगे। एंड दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर्स, और जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। काली होने के कारण हम काली मिट्टी कहते हैं और वोल्केनिक ओरिजिन का होता है। ग्रोइंग कॉटन आइडियल, सो इसीलिए हम कॉटन सॉइल भी कह देते हैं, और इसको हम फिर रेगुर सॉइल भी कह देते हैं। मोस्टली टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप का नाम सुना होगा, बेसाल्ट। तो हम जानते हैं कि लावा जो प्लेट्यू था उसका फॉर्मेशन हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत हुआ है वो डेक्कन ट्रैप बोलते हैं उसको। बेसाल्ट वोल्केनो के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वीडियो दिखाया हमने, तो उसमें ये है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू का रीजन, और ये इट्स मेड अप ऑफ अ लावा फ्लो एंड दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इन गुजरात, मालवा एंड साउदर्न मध्य प्रदेश एंड एक्सटेंड ईस्टवर्ड इन द साउथ अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। ये ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। क्रॉप्स क्या करते हैं? कॉटन, ज्वार, वीट, शुगर केन, लाइनसीड, ग्राम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नथिंग न्यू, कुछ नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि दक्षिण भारत में जो डेक्कन ट्रैप का एरिया है, देयर यू कैन फाइंड द रेगुर और ब्लैक सॉइल, एंड दिस ब्लैक सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन, इसीलिए हम इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये देखो दिस ग्रीन एरिया, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एरिया। ये जो है दिस ग्रीन एरिया जो है, दिस इज द रीजन ऑफ योर ब्लैक सॉइल, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ योर ब्लैक सॉइल, और ये देयर इज द रीजन ऑफ योर कॉटन, कॉटन जनरेशन का जो सॉइल का जो है दैट पोर्शन। देन रेड सॉइल, रेड सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड्स, क्ले एंड सैंड्स एंड मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड्स, मिट्टी और बालू के मिलने से बनता है लाल मिट्टी, और ये डेवलप होता है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स अंडर मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल, ठीक है। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस, इग्नियस में आप ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इन सब का नाम सुने होंगे। दे आर रेड इन कलर, लाल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट्स, एंड दीज आर डिफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजनस मैटर। ये याद कर सकते हो कि डिफिशिएंट, हाई इन आयरन, आयरन इज, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि रेड कलर जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, अब बहुत एग्जाम से मिलेंगे। डिफिशियंसी अगर देखी जाए तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर जिसको ह्यूमस बोलते हैं, एंड नाइट्रोजन्स मैटर की है। रेड सॉइल जो है इट कवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, जैसे छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरी एंड तमिलनाडु प्लेट्यू, और इसके बाद ये उत्तर की तरफ इन द वेस्ट अलोंग द कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये इधर भी फैला हुआ है। तो लाल मिट्टी को अगर देख लेते हैं मैप में, ये क्या बोल रहा है, तो दिस इज़ द रेड मिट्टी, ये दिस एरिया महाराष्ट्र की तरफ ही आपको दिख रहा है, रेड का रेड है ये, ठीक है। एंड दिस इज़ योर रेड, महाराष्ट्र में कोंकण एरिया वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे
फिर ये दक्षिण में यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जगह पे आपको रिड दिखते हैं। ये इनका फॉर्मेशन भी इग्नियस रॉक से ही हुआ है, ठीक है। Laterite soil. These soils are formed due to leaching, weathering of laterite rocks, lateritic rocks in high temperature and heavy rainfall. हमेशा याद रखना है लेटराइट के लिए हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होगा। और लीचिंग का मतलब होता है जब पानी जब मिट्टी के पास जाता है तो दो तरीके का मूवमेंट्स होता है, एक तो लीच करके वो नीचे जाता है, ठीक है, सीपेज करके, और एक वो ऊपर जाता है, इवेपो ट्रांसपिरेशंस, ठीक है। तो ये लीचिंग की बात कर रहा है। लेटराइट रॉक में लीचिंग ऑफ लेटराइटिक रॉक in high temperature and heavy rainfall, and they are found along the edges in the plateau in the east, covering small plains of Tamil Nadu, Odisha and small part of Chota Nagpur plateau in the north and Meghalaya in northeast. So ये आपका just reason है, when you can see on the map you can easily identify कि ये क्या बातें कर रहा है। Laterite soils जो होता है, this is also red in color with a high content of iron oxides, poor in nitrogen and life। रेड ऑक्साइड का भी, रेड मिट्टी की भी यही कहानी थी, वो भी FeO के कारण लाल होता था, ठीक है। हाई कंटेंट इसमें भी, और वो भी नाइट्रोजन कम होते थे, लाइम भी कम होते थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कम होते थे उसमें। और इसमें क्रॉप्स ग्रोन होते हैं अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एसिडिटी और इनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इनेबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। इसमें टी, कॉफ़ी, रबर, शिनकोना, केशव, कोकोनट, आर्केनट ग्रोन ऑन लेटराइट सॉइल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब वो फसलें हैं जिनके जड़ों में पानी रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्लोपी एरिया पे या कहीं भी जस्ट दे नीड कि यहाँ से पानी निकल जाए। अगर पानी वहाँ उनके नीचे जमा होने लगेगा तो दे विल बी एट लूजिंग साइड, ठीक है। तो ये लेटराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। लेट मी जस्ट चेक यू इफ़ आई हैव एनी दैट। ये तो सैलाइन और एल्केलाइन है, एंड दिस इज़ योर लेटराइट। सो दिस इज़ द सेम थिंग। लेटराइट में भी वही बोला है कि देयर आर टू सीजन की बात कर रहा है। एक तो वेट सेशन, हमने ये देखा कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों की बात करता है लेटराइट के लिए, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, ठीक है। और ये वेट सीजन में है जहाँ पे जल का स्तर, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है, ठीक है, और गर्मियों के दिनों में ये जल का स्तर नीचे है, ठीक है। जब जल का स्तर ऊपर होता है तो ऊपर से जो पानी आते हैं, सॉइल बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक एसिड, FO2 रिच सॉइल वाटर, ये ठीक है, ये यहाँ नीचे की तरफ सीपेज करते हैं। सो एक्चुअली ये थोड़ा ना जस्ट यू कैन से कि इट्स अ वेरी टैक्सोनोमी टाइप का एक फिगर मिल गया है आपको। बट ये देखना है जस्ट ये कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ Fe3 ऑक्साइड्स होता है, और ये आपके मिट्टी को बना देता है लेस उर्वरक। और यही उर्वरक बनने के कारण आप लेटराइट मिट्टी को पाते हो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट देन ऑल्सो वी गो फॉर टी एंड कॉफ़ी एंड डिफरेंट क्रॉप्स just because we need soil. So that is what the human can use, everything everywhere. फिर आती है कहानी एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। कहाँ है भैया? ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कच्छ, गुजरात, राजस्थान का एरिया, थार मरुस्थल covers entire area of West Aravalli in Rajasthan and the part of Haryana, Punjab and Gujarat. कैरेक्टरिस्टिक फॉस्फेट्स तो बहुत है इसके पास, कैल्शियम भी बहुत है, बट नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी हो जाती है, इसीलिए उनकी उर्वरा शक्ति कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एंड इट इज़ फर्टाइल इफ़ इरीगेटेड। और गंगानगर जो कि सूरतगढ़ के पास की एरिया है, इसको वीट बास्केट ऑफ राजस्थान बोलते हैं। इट इज़ रियली डेवलपिंग एरिया, आप वहाँ जाके देखें कभी। तो ये गंगानगर एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल को भी हम मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है, जस्ट इट विल हेल्प अस। दिस एरिड ग्रे एंड ब्रिटन लेटराइट ब्राउन, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ डेजर्ट वाले एरिया को दिखा रखा है कि दिस पोर्शन वेयर दिस इज़ द डेजर्ट एरिया, जहाँ पे आप डेजर्ट वाला कच्छ, ये थार मरुस्थल वाले एरिया में आपको मिलेगा ये,
ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये एरिया, दिस इज ऑल्सो समहाउ लेस प्रोडक्टिव सॉइल्स। ये दिस वाज योर मैप विच आई फाउंड इट, और अच्छा सा इसमें डिविजन्स दे रखा था, तो सॉइल आउट की है, आपके किसी काम के आ जाए। फिर देयर इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमने बहुत बात कर ली, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर इज जस्ट आपका एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक में इसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें आपका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, दैट इज़ रियरिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, प्लांटेशन, पौधे उगाना और उससे फूड प्रोडक्शन करना, या एनीथिंग विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। बट एग्रीकल्चर प्लस अदर एक्टिविटीज़ में नॉट ओनली एग्रीकल्चर, अदर चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं उसमें, एंसिलरी में। अब उसमें देखो क्या क्या, ये याद रख लेना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एपी कल्चर, तो एपी कल्चर इज़ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को। पीसी कल्चर, पीसी इज रिलेटेड टू द फिश। फ्लोरी इज रिलेटेड टू द फ्लावर फार्मिंग। वीटी अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म्स जो है, इट इज कंसिडर्ड द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। देन देयर इज पोमोलॉजी इज फ्रूट्स। ओलेरी कल्चर जो है वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल से रिलेटेड है। ओलेरी कल्चर इज वेजिटेबल, ये याद रख लेना तीन, फ्लोरी, ओलेरी एंड पोमो, इम्पॉर्टेंट, बाकी सब पुराने हैं। हॉर्टिकल्चर्स में है गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट्स, so it is also related to the somehow horticulture is also related to the fruits and flowers. Aeroponics, प्लांट्स को एयर में और मिस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करना विदाउट द यूज ऑफ सॉइल और एन एग्रीगेट मीडियम, ठीक है। एयरोपोनिक्स बोलते हैं विदाउट सॉइल, जबकि हाइड्रोपोनिक्स होता है विदाउट सॉइल बाय इंस्टेड यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इन अ वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। विद द यूज और विदाउट द यूज, दोनों में सॉइल के यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। एक जगह सोलवेंट में, हाइड्रो मीन्स सॉल्वेंट मतलब लिक्विड फॉर्म हो गया, और एयरो मीन्स आउटसाइड वाटर, एयरो टाइप का कुछ, एयर और मिस्ट इन्वायरमेंट में हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्रॉप्स के ओरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। ये वो क्रॉप्स हैं जो आपके देश में नहीं थे, बट थ्रू द हिस्टोरिकल इशूज दे केम टू योर कंट्री। जैसे पैडी जो चावल की बात करते हैं, तो इंडिया एंड इंडोनेशिया ही इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। और इस बार्ले से उगाया जाता है, और ओरिजिन जो है इसका नहीं, ये दैट इज़ डिफरेंट। बार्ले जो है दैट इज़ फ्रॉम चाइना। मेज जो है अमेरिका से आया। वीट जो है मिड एशिया से आया, गेहूँ जिसके कहते हैं। टोबैको जो है साउथ अमेरिका से आया, और उन्होंने आपको दिया कि टोबैको एंजॉय करो। रबर इज साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। वहीं उड़द की जो दाल है वो भारत की है, जबकि मसूर की दाल है चाइना ने हमें गिफ्ट किया है। गुआवा जो है हमारे पास अमेरिका से आया है, वहीं टमाटर हमारे पास मैक्सिको से आया है। बाजरा जो है अफ्रीका से आया है। बार्ले चाइना से हमने पाया। तूर जो दाल है अपने पास अफ्रीका से आया है, और सोयाबीन जो है चाइना से। मूंग की दाल हमारी है, तो दाल हमारे पास उड़द और मूंग हमारी है। ज्वार भी हमारा है। टी जो है चाइना का है। दिस टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी हिस्ट्री है टी की, ठीक है। कॉफ़ी जो है इथियोपिया से है। पोटैटो जो है पेरू से है। वहीं शुगर केन इज़ योर, ठीक है। ये जो है दिस इज़ योर्स। तो भारत में एग्रीकल्चर की बात करें तो ये सेंसस 2011, हालांकि पुरानी डाटा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, थोड़ी बहुत तो आइडिया हो जाएगी कि सेंसस 2011 कहता है कि 55% जो है पूरी जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ पौधे उगाना नहीं, पौधे के अलावा मधुमक्खी पालन और फलों का व्यापार या फलों, ये सब एक्टिविटीज़ एलीड एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड है, ठीक है। और सिक्किम जो है 2018 में फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना था, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फूड टू द, अब सिक्किम की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, फूड टू द सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन। इसको कट कर दीजिए, इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन वर्ल्ड। ये अभी भी सही है। एंड हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा कैटल्स वहीं पे है,
आवर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं दैट आर पार्ट ऑफ योर दैट समहाउ दे आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. जैसे पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री के लिए पेपर कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो आप वहीं करोगे. जैसे राइस, बासमती राइस, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. या फिर जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, द ओनली सोर्स यू कैन गेट इज़ थ्रू द प्लांट्स, और वो सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से ही आती हैं. सो ये इंडस्ट्री जो है इन पे पूरी तरीके से डेवलपमेंट है. एग्रीकल्चर विथ ए लीड एक्टिविटी कंट्रीब्यूट 17.4% टू द कंट्री तो ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इकोनॉमिक की बात हम जब करेंगे, तो जब किसी भी देश की जो इकॉनमी होती है वो नॉर्मली हम पहले जीडीपी में नापा करते थे. जीडीपी 2015 जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज द ग्रॉस सम ऑफ all the things produced in a country and its territory, even outside its territory. ठीक है, बाउंड्री से बाहर भी अगर कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे फॉरेन में अगर एम्बेसी में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको यहाँ ला के बेच रहे हो या वहीं बेच रहे हो, तो दैट विद द पास ऑफ द नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट. लिव इट, जीडीपी की बात हम कर रहे हैं, तो जीडीपी इज सम टोटल सम कॉस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. बाद में 2015 में हमने बोला कि नाउ वी विल थिंक एंड चेंज इट इन द ग्रॉस वैल्यू एडिशन. नाउ वी कैलकुलेट इन द जीवीए. अब जीवीए क्या होता है? जीवीए वैल्यू एडिशन होता है. कल 1 रुपये था, आज 1 रुपये वैल्यू ऐड कर दिया आपने, तो ये 2 रुपये हो गए. तो अब हम इकॉनमी को ऐसे नापते हैं. इतनी बड़ी इकॉनमी, इसमें 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इकॉनमी में, और वो हम देखते हैं कि इट इज़ अराउंड 17.4% एंड रिसेंटली इट इज़ अराउंड 19%. एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम इट हैज़ वंस अगेन शोन दैट इट इज़ ओनली द एग्रीकल्चर विच led people to survive. Coming to the types of agriculture in India. So basically it's agriculture in India की बात कर रहा है, बट हम जब देखेंगे एग्रीकल्चर तो we will see everything कि क्या होता है different type of agricultures और कौन से regions में आप ये देख सकते हो. ये सब पार्ट्स ऑफ योर NCERT के बुक्स के ही होते हैं, बट थोड़े से उससे इलेबोरेट या उससे थोड़े कम हो जाते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है? ऐसे एग्रीकल्चर्स जहाँ पे फार्मर बहुत कम अधिक काम करते हैं, इनफ फूड टू सर्वाइव ओनली, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, पेट भरना उनका अपना पर्पस है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द प्रोड्यूस इज कंडेम फार्मर एंड हिज फैमिली एंड द रिमेन्स नो सरप्लस टू सेल इन द मार्केट. नो सरप्लस इन द सेल इन द मार्केट्स. अभी आपने देखा था, ये हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहा है. हाइड्रोपोनिक्स पहले भी आपको मिला था कि सॉइल नहीं होता है, बट हाइड्रोकल्चर प्रमोट करते हैं यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस. मतलब ये वाटर सॉल्वेंट की तरह कुछ यूज़ कर लेंगे और जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हम उसको दे देंगे. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बी ग्रोन विद देयर रूट्स इन द मिनरल सॉल्यूशन वाले. मतलब मिट्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस सॉल्यूशन में डाल दीजिए और वो पौधा निकल जाएगा. बात यहाँ पे ही ख़त्म हुई. हाइड्रोपोनिक्स को हमारा जो पर्पस था सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम देख रहे थे, तो बोला सबसिस्टेंस फार्मिंग में देयर इज़ नो सरप्लस. बस हमने इसलिए कृषि की कि हमें 2 जून की रोटी मिल जाए, हमें खाने को मिल जाए. ठीक है. सो व्हाट आई हैव फॉर यू इज़ दैट सबसिस्टेंस फार्मिंग. देखो ये जो एरिया है विश्व का, दिस एरिया, दिस इज योर एरिया, और ये जो एरिया है अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक पोर्शन वाले जो एरिया है, दिस ब्लैक पोर्शन एरिया, इंडिया का जो एरिया या फिर यहाँ का जो एरिया इंडोनेशिया, ये सब जो है, और ये एरिया, ये सब जगह पे आप देखोगे कि दीज आर द एरिया ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर इसलिए की जाती है कि लोगों का पेट भरा जाए. एंड दिस इज़ ऑल्सो रीज़न है जहाँ पे प्राइमिटिव टाइप की फार्मिंग होती है. मतलब वो मैं दिखाऊंगा आपको प्राइमिटिव फार्मिंग्स क्या होती है. पुराने टाइप से जो फार्मिंग करते हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम खेती जिसको आप बोलते हो, ये सब प्राइमिटिव होता है. बट दिस इज़ द सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी 2 तरीके का, कहाँ पे राइस डोमिनेट करता है, कहाँ पे वीट डोमिनेट करता है, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, बट हमारा वो में है कुछ नहीं. एंड देन कमिंग टू दिस पोर्शन, मिक्स्ड फार्मिंग. सो मिक्स्ड फार्मिंग
द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल फार्मिंग कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। एक तो एग्रीकल्चर हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पास्टोरल फार्मिंग, मतलब वी आर जस्ट रेजिंग और जस्ट हम अपने जीव जंतुओं को, कैटल्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ के लिए। रियरिंग ऑफ एनिमल्स आर डन टुगेदर ऑन द सेम फार्म। देखो ये यही बोल रहा है, टाइप ऑफ फार्मिंग, कल्टिवेशन तो हो ही रहा है, प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स आर डन टुगेदर ऑन द सेम फार्म, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर, ये जो रीज़न है आपका, ये हमने निकाला है एनसीईआरटी से, ये जो रीज़न है जहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, ये जो है, दीज आर द रीजन्स ऑफ योर मिक्स्ड फार्मिंग। चाहे वो यूरोप का एरिया हो, ठीक है, या फिर यहाँ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका वाला एरिया हो, या ये आपका प्रेरी क्षेत्र हो, या फिर ये नॉर्थ अमेरिका हो, ये सब आपके मिक्स्ड फार्मिंग है, स्पेशली मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग में भी जहाँ पे ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ और डोमिनेट कर देती है कि लाइव स्टॉक जो रेयरिंग है, मतलब कि कैटल्स वगैरह को हम रियर कर रहे हैं और उसका मेन पर्पस हमारा इकोनॉमिक पर्पस है। हम अपने दूध पीने के लिए नहीं, हम दूध बेचने के लिए उनको रियर कर रहे हैं। और ये जो देखो यूरोप का एरिया है, नॉर्थ अमेरिका का एरिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का एरिया, और यहाँ पे भी न्यूजीलैंड का भी एरिया है। सो दीज आर द रीज़न ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये जो फिगर था दैट वाज रिलेटेड टू द एरिया वेयर द मिक्स्ड फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, ठीक है। और ये जो एरिया था मिक्स्ड फार्मिंग में ही एक पार्ट हो गया कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, उसकी बात कर रहे थे ये। फिर आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स दैट हमने बोला कि देयर इज अ प्राइमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम मॉडर्न तरीके से कुछ नहीं करते हैं। वी जस्ट डू अ प्लॉट, लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर फ्यू ईयर्स, देन उसे छोड़ के चले जाते हैं। बट वो प्लॉट बनता कैसे है, हम कुछ नहीं करते, हम कट करते हैं और जला के उस राख से उसको उर्वरकता शक्ति को बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व भारत जो है, वहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम, ईटीसी में यही सब होता है। एक लैंड को हम क्लियर करते हैं, एज द यील्ड डिक्रीजेज आफ्टर 2 और 3 ईयर्स हम वहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है। ये होता है प्राइमिटिव फार्मिंग। अब हम प्राइमिटिव फार्मिंग के अगर रीजन्स को देखें, सो दीज आर द रीजन्स ऑफ योर प्राइमिटिव फार्मिंग्स। ये वही रीजन्स को दिखा रहा है प्राइमिटिव फार्मिंग्स में, जहाँ पे इस तरीके की स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर होती है। चाहे ये देखो इक्वेटर के आसपास वाले जो एरिया होते हैं, जनरली वो उस टाइप में, उस वाले रीजन में ये सब चीज़ें होती है प्राइमिटिव फार्मिंग। ये सारे जो है प्राइमिटिव फार्मिंग, पुराने तरीके से पौधों को खाली किया, जलाया, राख से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई और एग्रीकल्चर किया और चले गए। अब उस प्राइमिटिव फार्मिंग को हमने डिफरेंट नाम दे दिया। देखें दैट आई हैव स्लाइड्स विच इज़ डीलिंग विद द प्राइमिटिव फार्मिंग। और प्राइमिटिव फार्मिंग का ये देखो ये नाम है, और इस नाम में से अगर आप इसे याद कर लेते हो तो जस्ट गो डाउन, आपको मिल जाएगा झूमिंग। हम आसाम में जहाँ उसको झूमिंग कहते हैं, मेघालय, नागालैंड भी उसी नाम से उसे बोलता है, झूमिंग या झूम की खेती। मणिपुर में पोमलू बोलते हैं, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया बोलते हैं, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पम्मा डाबी कुम्मन इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन मेरे पास कभी आया था। खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड। सो इंडिया में हर जगह पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये इस तरीके का नॉर्मली यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर। विश्व में अगर देखा जाए तो M4 मिल्पा, M4 मैक्सिको, सिकोनुकू इज़ इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोला इन सेंट्रल एशिया, वहीं लदांग इंडोनेशिया में, और री इन वियतनाम। सो इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, इट्स अ गुड, ठीक है। तो ये आपका हो गया झूम। एक्सटेंसिव फार्मिंग, सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच द कल्टिवेटर यूजेज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन रिलेटिवली लार्ज एरिया। बड़े एरिया पे खेती की जाएगी और पैसे और लेबर सब कुछ लगाया जाएगा। दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन कंट्री वेयर पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल एंड लैंड इज इनफ। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, हियर पर एकड़ yield is low but overall production is in surplus due to the less population। अब खाने वाले लोग तो हैं नहीं, तो भैया आप बेचोगे ही ना। एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात कर रहा है। इसका भी आई थिंक आई हैव अ मैप फॉर यू। एक्सटेंसिव फार्मर की बात, एक्सटेंसिव फार्मिंग
एंड एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये देखो दिस एरिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन इन सब जगह पे कम है, यहाँ पे भी देखो या यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे कम है, ये रीज़न में है पॉपुलेशन, बट प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, और वो इसलिए कर देते हैं कि दे हैव उन्नत टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेबर एंड रिसोर्सेज एक्सटेंसिव में। Intensive farming, this is a type of farming in which the cultivation use large amount of labor and capital on small area. Extensive farming तो वही था, ज़मीन उतनी ही थी लेकिन उस पर हम कर रहे थे स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ लगा रहे हैं और बड़े, और देन ऑल्सो इन स्मॉल एरिया जहाँ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ बिग बट लैंड इज लेस, दिस फार्मिंग इज जस्ट, आपके यहाँ एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। Annually 2 or 3 crops are grown due to the demand of food for the large size of population, and agriculture is done with the help of the manual labor. ये इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर इंटेंसिवली फार्म्ड कंट्री। प्लांटेशन की बात करते हैं, ट्री आर बुशेज और प्लांट बड़े बड़े जगहों पे, और सिंगल क्रॉप लाइक रबर, शुगर कैन, कॉफ़ी, टी और बनाना ग्रो किया जाता है, एंड दीज आर एक्चुअली टैकल द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। जीएम क्रॉप्स की बात करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करता है, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपका, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज़ डीलिंग विद दिस, ठीक है। द अप्रूव्ड जीएम क्रॉप्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इंडिया कॉटन एंड सोयाबीन, इसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, बैसिलस थर्मोबुलसिस कॉटन, ठीक है। सोयाबीन का नाम देख लेंगे आप लोग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में क्या है, जहाँ जहाँ पे कॉलोनियल सरकार रही उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए। एनसीईआरटी इन सब पॉइंट्स को कवर करता है कि फ्रेंच जो, एंड आई अपीयर्ड फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मुझे ये मिला था कि किस किस से इसमें मैच करना था। तो फ्रेंच ने कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन किया, कहाँ पे, पश्चिमी अफ्रीका में। वही ब्रिटिश जो है टी गार्डन्स इंडिया और श्रीलंका में लगा के जाते हैं, रबर लगा के जाते हैं मलेशिया में, शुगर कैन एंड बनाना पश्चिमी वेस्ट इंडीज़ में, स्पेनिश एंड अमेरिकन कोकोनट एंड शुगर कैन प्लांटेशन इन फिलीपींस। वहीं डच वंस मोनोपोली ओवर शुगर कैन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। सो दिस इज़ हाउ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर का विस्तार होता है। और आप देखोगे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अ फेनोमेना, जिसको अपने इतिहासकार समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी। दिस सीजन, रबी सीजन, द क्रॉप सीजन्स, 3 सीजन्स की बात की जाती है। एक तो रबी क्रॉप्स होते हैं, स्टार्ट्स आफ्टर द रेनी सीजन, सोइंग बिगिंस सितंबर अक्टूबर। ये कौन सा सीजन होता है, जून से अगस्त जो होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है। सितंबर जो अक्टूबर होता है मानसून नॉर्थ ईस्ट वापस आ रही होती है। तो सितंबर और अक्टूबर में आप बोते और फैब और मार्च में उन्हें निकाल लेते हो। और वीट, गेहूँ, बार्ली, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन द रबी सीजन्स। Similarly, you have a Kharif. Kharif is corroborated with your southwest monsoon. Onset of the monsoons लिखा है यहाँ, southwest monsoon लिख देना, जून जुलाई में। And the crops grown in the rainy seasons are harvesting take place after the retreat of monsoon in September October. और इसमें आप देखोगे राइस है, मैज है, मिलेट्स है, ग्राउंडनट्स है, कॉटन है एंड जूट है। अब ये राइस एंड जूट को अगर देखा जाए तो दीज आर द वाटर गजलिंग क्रॉप्स। बहुत वाटर की खपत कर रहे हैं, और इतने वाटर की खपत आज के टाइम में इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 18 और 20 का कहता है, 19 का, दैट इंडिया इज़ इनडायरेक्टली एक्सपोर्टिंग वाटर। क्योंकि आप देखोगे पिछले 5 सालों में भारत की राइस की जो एक्सपोर्ट हुई है वो बढ़ती जा रही है। शुगर केन भी वैसी ही एक फसल है, ठीक है। तो अगर बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है जायद या जैदी क्रॉप जिसको कहते हैं। समर सीजन में, दिस इज़ द समर सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स विच रिमेन टिल अप्रैल, मई एंड जून। और इन दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम मिल जाता है उसमें आप लगा देते हो जैदी, और इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मेनली होते हैं। फिर कहानी आती है थोड़ी सी इंक्रीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन हुआ उसे हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी 1960s, mainly as a result of the introduction of high yielding varieties
वीट एंड राइस, गेहूँ एंड राइस में हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को प्रमोट किया। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का मतलब हो गया ऐसे पौधे जो अपने काउंटर पार्ट से ज़्यादा उपज दे रहे थे, बट दे नीडेड फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, इरिगेशंस, वाटर भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड कैपिटल। इन सब के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कैपिटल, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस। 1960s का कहानी है, एंड इसने हमें बनाया सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन में, एंड दिस इज़ नॉट ओनली सेव्ड आवर मच प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज बट हैज़ आल्सो मेड अस सेल्फ रिलायंट। बट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ प्रूव्ड मोर beneficial to the rich farmers because it involves a lot of investment, क्योंकि ये lot of investment मांगता है। ठीक है, थोड़ी सी कहानी इसमें पढ़ लेते हैं। जब ग्रोइंग सीज़न के बारे में हमने पढ़ा था, तो ग्रोइंग सीज़न में हमने देखा खरीफ, रबी और समर, जिसको जायद क्रॉप्स बोल रहे हैं, मानसून के साथ, साउथ वेस्ट मानसून के साथ, इसको ठंडी में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है उसके साथ, और ये समर में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जून टू अक्टूबर, अक्टूबर टू मार्च, मार्च टू जून, इन सब को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सो इसको मैंने याद रखा था, जस्ट अगर याद रखना है तो JRCB, RCB इज़ योर टीम, और बाकी ये सब ऐसे ही कि मैंने देख लिया था, कुछ नहीं याद नहीं कर पाया था मैं इसको। SGW या कुछ भी रख लेना आप, GWS, निमोनिक्स टाइप कुछ बना लेना। नाउ द नेक्स्ट एक जो आपका पॉइंट था जो हम अभी डील कर रहे थे, दैट वाज द ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस की कहानी ये है कि वी यूज्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस। ठीक है, इस वीट एंड राइस को हमने यूज़ किया, फार्मर्स को कैपिटल दिए, लेबर्स दिए, फर्टिलाइजर्स दिए, और इसके कारण ग्रोथ हुआ। बट ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, जिनके पास कैपिटल थे। ठीक है, और ये हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब के रीजन में ये प्रोडक्टिव रहा ग्रीन रेवोल्यूशंस, जबकि ईस्टर्न इंडिया में देयर वाज नथिंग लाइक अ ग्रीन रेवोल्यूशंस, और इसीलिए अभी एवर ग्रीन रेवोल्यूशंस की बात की जाती है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशंस नॉट ओनली हैड रीजनल डिफरेंसेस बट इट वाज आल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। क्यों? बिकॉज यू वेर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, और फर्टिलाइजर्स में आप पैसे खर्च कर रहे थे, तो इसने रीजनल डिफरेंसेस को बढ़ावा दिया इस तरीके से। और दूसरा क्या है कि इसने आपके फूड में आपकी जो सफिशिएंसी है वो इंश्योर की। कहा जाता है कि 1960s के पहले मोस्ट ऑफ द, जो आज़ादी के बाद मोस्ट ऑफ द लैंड जो थे प्रोडक्टिव लैंड, वो पाकिस्तान में चले गए थे। इफ़ नॉट मोस्ट देन एटलीस्ट पंजनाद एरिया, इधर पंजनाद एरिया और इधर बंगाल के एरिया का जो रीजन था वो उनके पास चला गया था। जनसंख्या आपकी बढ़ती जा रही थी, 60s के टाइम में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैंड नहीं थे। तो आपने PL 460 की स्कीम के तहत आपने USA से वीट इंपोर्ट करने लगे, और आपका क्रेडिबिलिटी ये हो गया कि आपको बोला गया कि यू आर ए कंट्री विथ अ बिग बास्केट, ओपन बास्केट, भीख मांगने वाली एक कंट्री बन गए हो। और जब आपने USA के साथ, जब आपने USA की बात नहीं मानी, पाकिस्तान के साथ आपने कुछ रिलेशंस ख़राब किए, तो उन्होंने ये खाना देने से मना कर दिया PL 460 स्कीम के तहत। याद रखिएगा, PL 460 स्कीम। देन यू गो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशंस, बोला अब नहीं तो कब नहीं। ठीक है, एंड वी यू वेंट फॉर द PL 460 and there was a sudden growth of more than 200% in your agriculture output, and that led your economy, food sufficiency को बनाया, and you saved their international reputation. So this was all from the types of agriculture, और ये एग्रीकल्चर्स के बेसिक्स थे जो आपने देख लिए हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द लूसेंट। आगे कुछ भी आगे देखेंगे हम मिनरल्स के बारे में, अच्छे तरीके से देखेंगे। थैंक यू।